पूरे इंडिया लेवल पे हुई, लेकिन निश्चित ही क्योंकि चित्तौड़गढ़ प्रमुख क्षेत्र है अफीम उत्पादन, और उसी अनुपात में क्योंकि कोई भी मानदंड बनेगा तो पहले के जो पट्टे थे कहीं कहीं वही पुनर्जीवित होते हैं। कभी जिसने खेती की है तो जो जिस कारण से बंद हुए तो उसमें कुछ शिथिलता दी जाती है, तो निश्चित ही उससे बड़ा लाभ संदिग्ध क्षेत्र चित्तौड़गढ़ को मिलने वाला है। सर, किसान जहाँ एक और सीपीएस पत्ते का विरोध कर रहे लगातार, तो किसान नहीं चाहते सीपीएस में पत्ते से अफीम को लिया जाए, उनको थोपा जाए? नहीं, इसमें आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ गहलोत साहब और एमपी के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट तौर से साथ में वक्तव्य दिए थे, एक क्रम में वक्तव्य आए थे, और उन्होंने ये मांग की थी कि अफीम की जो किसानी है, कृषि है, वो बंद होनी चाहिए क्योंकि ये नशे का व्यापार है, इससे बहुत से बर्बाद होते हैं। और लगभग सरकार ने उसको जैसे बंद प्राय करने के लिए सब तैयारियां कर ली गई। ये राजनीतिक अप्रोच का ही कमाल है कि ये पट्टे भी बढ़े हैं और अफीम नीति में इतने संशोधन भी हुए। और एक खुशखबरी आज के दिन में और देना चाहता हूँ कि अभी भी एक आदेश निकला है सीपीएस का, जो आप बात कर रहे हैं, तो सीपीएस में अभी तक ये होता था कि जो विभाग के जो अधिकारी थे वो मौके पर जाते थे और उनकी देख रेख में हकवाने का काम होता था, तो इससे बहुत एक लंबा समय लग जाता था, जिससे किसान को ये दुविधा होती थी कि बहुत लंबा समय तक उसको क्रम आने का इंतजार करना पड़ता था। और आज ही हमारे सांसद साहब ने वित्त मंत्री जी से मिलकर के इस तरह के आदेश करवाए हैं कि स्वयं किसान अपने हिसाब से उसको लोटे को तोड़ पाएगा और मुखिया के यहाँ उसका जो वजन आता है वो तोल करके फिर वो तोल वहाँ विभाग को चला जाएगा, तो इससे उसका शीघ्र निस्तारण होगा। और जो वेट की और जो रखवाली की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी जगह ये भय रहता है कि डोडे तोड़ करके भी चोर ले जाते हैं। बहुत सी जगह ये होता है कि अगर उसमें कोई वेस्तावश भी अगर चीरे लगा दे तो उसकी जिम्मेदारी पर किसान पर पड़ती है, तो एक बहुत तनावपूर्ण काम होता है। तो उसको इन्होंने एक आदेश आज निकाला है, तो उसके माध्यम से बहुत सरलता इसमें आ जाएगी और सीपीएस भी कहीं कहीं एक आरामपूर्ण स्थिति से उसका समाधान होगा। बहुत किसानों को लुवई चिरई के और कुछ को सीपीएस के, तो इसमें भेदभाव नहीं लग रहा आपको कि नहीं भेदभाव नहीं, या तो सभी को सीपीएस किया जाए या सबको लुवई चिरई? इसके आड़ में एक भ्रष्टाचार होने की भी संभावना हो रही है बृहद स्तर पर। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वंचित थे, जो 18,000 पट्टे क्यों हुए, और जब विस्तार हुआ तो उनको एक अलग से रास्ता निकाल करके सीपीएस के ही सही, लेकिन उनको पट्टे दिए गए, तो एक एक्स्ट्रा अप्रोच मिली किसान को और उसको सीपीएस में ही सही पट्टे मिले। तो ये जो कि आज भी 18,000 से ज़्यादा ही है, लोहे चिरे के पट्टे ज़्यादा ही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, इनका किसानों का कहना है कि जब चीरे नहीं लगते तो वो पोस्टों की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है और उसमें का वजन भी कम हो जाता है, उससे उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी व्यवस्थाएं होती है आप भी समझते हैं, उसके अनुरूप चलना पड़ता है। मनमोहन सिंह जी सरकार में भी सीपीएस का ऊपर अपने यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गए, उस समय हमारे जो सांसद थे वो भी वहाँ पर गए थे और वो उसकी सबकी तैयारी चल रही है। अच्छा, दूसरी में एक और बात, कभी एक ज़माना था जब दूध लेते थे तो हाथ से दूधिया देखता था, फिर थर्मामीटर आए तो अपन सीसी देखते थे, लेकिन आज सीएलआर देखते हैं, सीएलआर के अलावा अपन फेड भी देखने लगे। तो जो जो टेक्नोलॉजी का विस्तार होता है तो ये बदलाव आते हैं, तो ये उस कारण से भी होता है, समय का भी प्रभाव होता है। एक शिक्षा प्रणाली की आपने बात की, मेघालय शिक्षा प्रणाली 1835 से चली आ रही है, आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो गए, फिर भी शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोटा में कई आत्महत्याओं के केस सामने है। ऐसे में आपकी सरकार, केंद्र सरकार या भाजपा की डबल इंजन की सरकार बन चुकी, क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आपको पता है आज तक जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो भी उधार की, और मेघालय के जिस तरह से आप कह रहे हो तो वही इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जहाँ तक आत्महत्या की बात है, वो शिक्षा नीति का सवाल नहीं, वो व्यवस्था और सिस्टम का सवाल है, तो उसको उसी स्तर पर देखना पड़ेगा। और जो वाकई में वाजिब समस्या जो स्टूडेंट है, कहीं कहीं तनाव आता है, उसको कैसे अपन रिलीज कर सकते हैं, वो सब बात करने के। हमारे प्रधानमंत्री तो इसमें इतने संवेदनशील है
कि आप देखते हो कि परीक्षा पे चर्चा करके वो कितने एक बृहद स्तर पर सभी कॉलेजों और स्कूलों में उस तरह का कार्यक्रम आयोजन करके उनको एक आंतरिक सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। तो निश्चित इस बारे में सरकार आपने सोचती है। 10 सालों के विकास कार्यों के बारे में बताया, जानकारी दी, बहुत विकास हुए। इतना 10 सालों में चित्तौड़गढ़ के युवाओं को कितना रोजगार मिला? 5 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कौन से युवाओं को रोजगार दिया गया, उनका भी डाटे हैं क्या? डाटा कलेक्शन तो हमारा काम नहीं है, ये आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी डेवलपमेंट का अगर कोई भी काम होएगा तो उसमें रोजगार सृजन अवश्य होता है। व्यवस्था अगर परिवर्तन होगी, चाहे वो टेक्निकल में हो, चाहे आपके कृषि क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के विकास कार्य में हो, तो उससे रोजगार सृजित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने एक दिन पूर्व पत्रकार वार्ता आयोजित कर ये कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 को हटाया जाए। क्या भाजपा भी उसका समर्थन करती है? नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 8/29 कब लागू? मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये प्रावधान आया और उस समय इनके सरकार द्वारा उन्होंने खुद कल उस पत्रकार वार्ता में माना भी है। तो या तो फिर आप कांग्रेस से इस्तीफा दे करके बाहर आकर के कुछ कहें तो बात समझ में आती है भाई। जिस सरकार, दूसरा एक बात और बताना चाहता हूँ, वो कुछ आक्षेप भी कर रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि गत 5 सालों का रिकॉर्ड देखिए। आपकी राजस्थान में सरकार थी, 8/29 के कितने केस निम्बाड़ा विधानसभा में बने? मैं समझता हूँ कि चित्तौड़ जिले में सबसे ज़्यादा 8/29 के केस ही निम्बाड़ा में बने। तो आपका उस पर क्या कहना? उनको ये बताना चाहिए। अच्छा, बातें तो सब कुछ हो सकती है। उन्होंने कल अपनी वार्ता में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं बताए। मुझे याद है पहले जब वो सांसद रहे तो 5 साल तक एक बहुत बड़ा जोर शोर से मुद्दा उठाया था कि हम अगर सत्ता में आए, मैं सांसद बनूंगा तो टेम्परेरी कनेक्शन करूंगा विद्युत के। हालांकि वो केंद्र का विषय नहीं था, लेकिन उस राज्य में उनकी सरकार थी, नहीं करा पाए। कहना अलग चीज़ है, कोई काम कराना अलग चीज़ है। कुछ उपलब्धियाँ बता दे तो हम समझ सकते हैं। हाँ, कानून व्यवस्था देखो 5 साल की उन्होंने निभाना किया। 3-3, 4-4 तो पॉलिटिकल मर्डर हो गया जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट था। जी, जो मुद्दे हैं चुनाव के अंदर, किन मुद्दों पे आप फील्ड में जाएंगे और लोगों की बात? मुद्दे अनेक हैं और मुद्दा सबसे बड़ा विकास का। इस देश में जो एक बदलाव आया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा आज बनाने की जरूरत नहीं, मुद्दा आज हर आदमी के दिल में। हर आदमी महसूस करता है कि प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद देश ने जिस तरह से विकास की रफ्तार पकड़ी, उसको आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और आज ये जन जन का एक नारा बन गया है कि अब की बार 400 का, तो हमें लगता है। और मैं एक बात और बता दूँ, ये कोई इस तरह से केवल चर्चा नहीं है। आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ कि आप इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करें अब की बार 400 पार पे, तो उसके लिए मेरा उत्तर है कि ये मोदी हैं जो 2014 में जब चुनाव लड़े तो उन्होंने ये बात कही कि हम एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। लेकिन मैं आज बताता हूं कि बीजेपी अपने स्तर पर पूर्ण बहुमत में आएगी। उस समय कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी राजनीतिक पंडित, कोई मीडिया हाउस या बहुत से राजनीतिक दलों के नेता तक मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब परिणाम आया तो यही आया कि बीजेपी अपने आप में पूर्ण बहुमत रही और एनडीए का साथ सरकार बनी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस चुनाव में कांग्रेस 100 सीटें नहीं लाएगी, तो 100 सीटें नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी स्टेट में 10 सीटें नहीं आएगी कांग्रेस, तो 10 सीटें नहीं आएगी। 2019 को याद कीजिए, उन्होंने कहा अब की बार 300 पार, तो हमारी 303 सीटें आई। तो इसलिए ये प्रमाणित है, वो कोई यूँ इस तरह की बात हमारा नेतृत्व करता नहीं। तो अच्छा, एक बात और बता रहा कि जब जिस दिन घोषणा हुई थी, अगर उसमें किसी को संशय भी रहा होगा तो आज संशय नहीं है। वो जो समय बीता और जितने घटनाक्रम आपके और हमारे और जनता के सामने आए, उससे आज सबको लगने लगा है कि अब की बार 400 पार। चित्तौड़गढ़ के प्रत्याशी प्रदेशाध्यक्ष भी है और 115 सीटें भी जीती, आपने बहुमत से सरकार बनी है। क्या अनुमान है अभी 25 में से कितनी सीटें? 25 में 25 सीटें जीतेंगे, यही हमारा टारगेट है और ये हकीकत भी है। तीसरी बार हो जाएगा। सर, 8/29 की आपने जवाब नहीं दिया। भाजपा उसको हटाएगी, हटाने के पक्ष में रहेगी या क्लियर बताएं? देखो, 8/29 हटाना नहीं हटाना ये लोकसभा का काम है, ठीक है ना? सभा की अच्छा, अभी मेरे जानकारी में इस तरह का नहीं है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो तुम्हें 8/29 हट जाएगी या रह जाएगी या इसके बारे में कोई नीतिगत क्या है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? हटवाने की कोशिश करेंगे? भाई, कोई भी कानून जो बनता है
वो लोकसभा की डिबेट से बनता है। मैं बताऊँ आपको, अरे मैं समझ रहा हूँ ना, आपने सवाल कर दिया है। लोकसभा की डिबेट से बनता है, उसमें बहुमत होता है और उस बहुमत से बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया। ये प्रश्न आपको कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहिए कि जब आप सरकार हटाएंगे आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? देखो, हमारे और आपके विचार से देश नहीं चलता। क्या देश चलाने के लिए जनता प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि अपनी बात लोकसभा में रखता है, उसमें जो निर्णय होता है वो लागू होता है। तो इस तरह की अकाल्पनिक बातें हम करें तो केवल वो बातें रह जाती, ना तो अभी मेरी घोषणा से कुछ हो सकता है। सर, लोकसभा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं आप, दो सीटें, तो फिर आपको जवाब देना ही है ना। सरकार आपकी बनने जा रही है, वो जो भी रहेगा वो सब आपको बता दिया जाएगा। अभी नहीं बताया, लेकिन आप समझ सकते हैं, नहीं, इसके अलावा भी आप समझ सकते हैं, इसके अलावा भी आप समझ सकते हैं कि सरकार ने हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिए। आगे भी अगर कोई भी निर्णय किसानों के हित में लेना पड़ा तो सरकार कभी विचलित होती नहीं। एक सर, पहुना में जो धार्मिक उपद्रव हुआ है उसमें भाजपा का क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहिए? भाजपा का स्टैंड यही है कि कानून व्यवस्था को संभाला है पुलिस ने, ठीक है, उद्वेलना हुई है, घटना हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसको कवर किया है। और सर, एक रोजगार के लिए राजेश ने सवाल किया कि स्थानीय उद्योगों में, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, सबकी नहीं हो रही, बाहर वाले सब कर ही रहे हैं। तो स्थानीय युवा रोजगार कर रहे हैं, आप उसमें रोजगार करते भी हैं, ठीक है। जो टेक्निकल अगर कोई पोस्ट रही होगी तो वो तो जिस तरह से सिलेक्शन होता है, दूसरा उनकी भी अपनी पद्धति होती है सिलेक्शन की, जो इंडस्ट्रीज है, तो वो एक बात है। वरना स्थानीय रोजगार तो कर ही रहना चाहिए, लेकिन चक्कर ये संख्या अगर इतनी है तो कुछ बेरोजगार भी रहते ही। पंजाब में भी बड़ी इतनी आपकी बड़ी ग्लास फैक्ट्री बढ़ रही है, उसके अंदर भी लोकल युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अभी तो उसका काम स्टार्ट हुआ है, क्या निर्माण की प्रक्रिया चालू है, अभी तो न्यू जवाब शिक्षा मंडल में जो उनके नाम आ रहे हैं, आप उनसे अगर पूछते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा विधानसभा में मर्डर हुए उसके बारे में उनका क्या कहना? पॉलिटिकल मर्डर है, सरकार के मर्डर हुए और व्यवस्था की स्थिति गोलीबारी निर्माणा में आम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही है। और आवंटन में कितना पैसा बढ़ा निर्माणा विधानसभा में उस समय जमीनों के आवंटन में? बताओ निधन, ये निम्बाड़ा मर्डर की बात कर रहे तो आपका क्या मानना है कि इस मर्डर के पीछे उदय लाल जी की मौन स्वीकृति रही होगी? मौन वो स्वीकृति सही जांच कराते तो सब सामने आ जाता, खुद ही जांच करें। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस वाले मर्डर। राहुल कस्बा कांग्रेस में चले गए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अगर आदमी स्वतंत्र है, अगर आदमी स्वतंत्र है, इसकी जो विचारधारी है उतनी तो वो जाता है। बहुत से कांग्रेसी इधर भी आ रहे हैं। संजय जी के कार्यक्रम संयोजक माननीय श्रवण सिंह जी, हमारे मीडिया के जी सर हमारे इस विधानसभा के संयोजक गौरव जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, जैसा रघुवीर जी ने बताया है कि 10 साल यूपीए की सरकार रही और विगत 10 वर्ष से एनडीए की सरकार काम कर रही है। इस संबंध में हालांकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं समझता हूँ कि जन जन को पता है कि इस देश में क्या बदलाव आए हैं, क्या विकास के काम हुए हैं, देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। आज इस पत्रकार वार्ता में जो मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो इस संसदीय क्षेत्र में हमारे सांसद भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, जिनके द्वारा इस लोकसभा क्षेत्र में जो विकास के काम करवाए विगत 10 वर्षों में, उसको मैं रखना चाहता हूँ। साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर जो स्थिति इस देश में 2014 तक थी और 2014 के बाद में जो बदलाव आया, ये मैं आपको चर्चा के माध्यम से नहीं, आपको ये मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा कॉपी। इस संबंध में
एक एक पॉइंट से हम इस लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। रेलवे को ले तो आप जानते हैं 2014 से पहले जो लोकसभा क्षेत्र में रेलवे की स्थिति थी और 2014 के बाद जो सीपीजी के सांसद बनने के बाद जो उन्होंने काम किए, समय समय पर आप भी उद्घाटन कार्यक्रमों में शरीक हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ में पहले नवीन रेलवे लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, रेलवे स्टेशनों का विकास, कंटेनर डिपो, कार्गो टर्मिनल, स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, ऐसे अनेक आधारभूत कार्य हुए। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन, हमसफर, महामना, डेमू, मेमू, विस्टाडोम जैसी ट्रेनों की भी सौगात मिली। ये प्रमुख काम। इसके अलावा आरओबी, यूबी वो अलग हैं, लेकिन ये प्रमुख कामों को हम चर्चा में लाना चाहेंगे। इसी तरह से सड़क और राजमार्ग की बात करें तो जो राजमार्गों की जो स्थिति थी 2014 के बाद जो स्थिति आई है, सदी क्षेत्र में किशनगढ़ से अहमदाबाद 6 लेन रोड बना, 4 लेन से 6 लेन बना, पहले 4 लेन अटल जी की सरकार में बना। केंद्रीय सड़क नीति की 13 सड़कें यहाँ स्वीकृत हुई। इसके अलावा मंगलवाड़ बाईपास, प्रतापगढ़ बाईपास, देबारी बाईपास और चित्तौड़गढ़ रिंग रोड की स्वीकृति भी आपके सामने है। तो सड़क परिवहन में भी बहुत कार्य हुए। अगर हम हवाई क्षेत्र की बात करें तो इसमें उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। नए टर्मिनल और एयरब्रिज का कार्य अभी भी प्रगति पर है। उदयपुर एयरपोर्ट पर लगभग 1500 करोड़ के कार्य किए गए और प्रगति पर भी है। तो इस तरह से विमानन के क्षेत्र में भी आमूलचूल बदलाव देखने को मिले। कृषि की बात करें तो आपको पता है कि किसानों को पहले अटल जी की सरकार में फसल बीमा की स्कीम आई, उसके बाद मोदी जी ने उस योजना को बहुत वृहद स्तर पर करते हुए उसमें आमूलचूल सुधार किए और उसको जो मुआवजे का जो मापदंड था वो 50% से ज़्यादा खराबे पर था, तो उसमें नियम में संशोधन करते हुए 33% पर मुआवजा मिलेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको याद होगा इस देश में पहली बार, हो सकता है कभी मुआवजे का अगर यदा-कदा वैसे याद नहीं आता है, लेकिन अगर किसानों को मिलता था तो वो हास्यास्पद स्थिति थी, 2.5 या सैकड़ों रुपए में मिलते थे, लेकिन हजारों और लाखों रुपए मुआवजे के रूप में मिले हों, ऐसा पहली बार हुआ। और इस संसदीय क्षेत्र में भी हजारों लाखों रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में प्रदान किए। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र को ले तो 10 वर्षों के दौरान यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का नवीन भवन बना, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, छोटी सारडी में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, PM श्री स्कूल, समसा रमसा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पहली बार रिकॉर्ड आधारभूत सुविधाओं का सृजन किया गया। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों का निर्माण भी भाजपा की सरकार के द्वारा किया। ये सब आपके सामने है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति भी लाई गई। इसी तरह अगर शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लीजिए या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्डिंग, ब्लड सेपरेशन मशीन, मदर मिल्क बैंक, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से लगाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ वेल्थ सेंटर के आधारभूत सुविधा का भी सृजन किया गया और विस्तार किया गया। ये सब आपके सामने है। इस तरह से इस देश में इस संसदीय क्षेत्र में भी बहुत बड़ी आबादी ST की है और जैसा कि अटल जी की सरकार में पहली बार जनजाति मंत्रालय बना, जनजाति आयोग को मान्यता दी गई कानून। इसके अलावा
केंद्र सरकार ने टीएसपी का लाभ पूरी छोटी शादरी और पुराबड़ तहसील को दिया। इसके साथ ही बड़ी शादी वल्लभनगर, मावली, गिरवा एवं बड़गांव की ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया। प्रतापगढ़ जिले में 2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया और जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति हॉस्टलों का निर्माण आदि भी रिकॉर्ड लेवल पर किया गया। अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विभिन्न फेजों में शहरी क्षेत्र में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण किया गया, जिससे आज सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं वो आप देख रहे हैं और इसकी जो गति बढ़ाई गई वो भी उल्लेखनीय है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया और उसके माध्यम से पहली बार मोदी सरकार में अलग से मंत्रालय का गठन कर प्रत्येक घर तक जल पहुँचे, इसके लिए योजनाओं पर कार्य किया गया। और अपने संसदीय क्षेत्र में जाखम और चंबल से पानी के लिए योजनाएं बनी। देवास 3rd और 4th फेज, जिससे बनास एवं बेडस नदी हमेशा चार्ज रहेगी, ऐसा भी प्रयास यहाँ हुआ। वाघोलिया के लिए भी राशि स्वीकृति जारी हो गई है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए विभिन्न बांधों पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। नहरों का भी सुदृढ़ीकरण किया गया। शहरी विकास की अगर बात करें तो शहरों के विकास के लिए अमृत योजना में सीवरेज प्लांट समेत पेयजल के लिए भी सुदृढ़ व्यवस्था कर अनेक विकास काम हुए। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की बात करें और दुर्ग विकास पर अगर फोकस करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर रिंग रोड समेत अनेकों विकास कार्य हुए। स्वदेश दर्शन योजना के तहत दुर्ग को हेरिटेज सर्किट में शामिल किया गया। इसके साथ ही पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण समेत अनेकों सुधार एवं पुनरुद्धार के कार्य किए गए। श्री सांवलिया जी मंदिर में थोड़े ही दिन पहले 18 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य किए गए, जिसमें वाटर लेजर शो का भी कार्य किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो देश की आज़ादी को इतने साल बीतने के बाद भी बहुत से गांव बिजली से वंचित थे। तो एक महती योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाई गई और शहरी क्षेत्र के हमारे जितने गांव विद्युतीकृत से वंचित थे उन सबको विद्युतीकृत किया गया। इसके साथ ही कृषि और घरेलू बिजली सुचारू रूप से पहुंचे, इसके लिए अनेक GSS की स्थापना की गई और IPDS योजना के तहत क्षेत्रीय क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में विद्युत तंत्र में सुधार किया गया। संचार एवं डाक विभाग की बात करें तो गांव में पहली बार मोबाइलों के सिग्नल पहुंचे। बहुत से ऐसे गांव थे जिसमें मोबाइल का यूज नहीं हो पाता था, विशेषतर घाटा क्षेत्र में और भी अनेक गांव थे। तो वहाँ पर सब जगह सिग्नल पहुँचने लगे और 3G एवं 4G की सुविधाओं में विस्तार हुआ। पासपोर्ट ऑफिस चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में खुले। महाराणा प्रताप पर भी स्थायी डाक टिकट जारी हुआ। जाला मन्ना, राव जयमल राठौड़ और भगवान परशुराम जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए। तो इस तरह से अनेक काम हुए। इसके अलावा भी कृषि क्षेत्र में, क्योंकि अफीम का ये क्षेत्र रहा है, तो उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन हमारे सांसद द्वारा किया गया। वो सब आपको विदित है। इसमें पहले बहुत सी बार पत्रकार वार्ता में भी चर्चा हो चुकी है। 18,000 पट्टों की गिनती को 1,05,000 तक पहुंचाया गया। विगत दिनों जब वित्त राज्य मंत्री पधारे थे तो उन्होंने 50,000 और पट्टे नए देने की घोषणा की है। निश्चित ही ये बहुत उल्लेखनीय है। इसके साथ अनेकों कार्य किए गए। जनता से जो जुड़ाव था वो भी आपके सामने है। पहले लोग ये समझते थे कि एक सांसद से मिलना दूभर होता है या वो गांव में नहीं जाता है, लेकिन इस छवि को निश्चित ही हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने तोड़ा है और जन जन तक उनका संपर्क रहता है। हर कोई आदमी उनसे बात कर सकता है। इस तरह का व्यवहार आप सबके सामने है। ये सब ब्रीफ हमने किया है। हम आप कोई भी आपका प्रश्न तो पूछ सकते हैं। केंद्र सरकार का जरूर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ आपको भी पेपर देंगे तो उसमें देश में जो 2014 तक जो स्थिति थी और 2014 के बाद की जो काम हुए उसका तुलनात्मक अध्ययन है जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी किया गया था लोकसभा में, उसके माध्यम से